हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्नेह निर्झर बह गया है कविता का भावार्थ लिखें, या फिर स्नेह निर्झर बह गया है कविता का मूल भाव लिखें, या फिर व्याख्या अगर आपको लिखना हो तो किस तरीके से आपको अपने बोर्ड परीक्षा में लिखना है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2017-2019 में पूछा जा चुका है, यानी कि एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और ये 15 से 20 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो किस तरीके से इसका आंसर लिखना है चलिए देखते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि भावार्थ और व्याख्या में थोड़ा सा डिफरेंस यही होता है, व्याख्या की तुलना में भावार्थ थोड़ा संक्षिप्त होता है और व्याख्या में आप आलोचना पक्ष भी लिख सकते हैं या फिर टिप्पणियाँ भी कर सकते हैं। आलोचना पक्ष का तात्पर्य है कि किसी कवि ने कुछ कहा है उसके विषय में, या फिर आप अपने तरफ से भी कुछ बातों को रख सकते हैं, लेकिन भावार्थ में वैसा नहीं होता है, केवल मूल बातों को हमें लिखना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप व्याख्या के लिए भी ये सभी चीज़ लिख सकते हैं, केवल लास्ट में आप थोड़ा बहुत जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न का उत्तर आपके भावार्थ और व्याख्या दोनों के लिए सूटेबल है। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आपको दो शब्दों का स्थान छोड़ना है, जो कि लिखने का एक मेथड होता है किसी भी पैराग्राफ को शुरू करने से पहले। और उसके बाद आपको लिखना है स्नेह निर्झर बह गया है शीर्षक कविता अपरा में संकलित है। इस कृति को आलोचकों ने आधुनिक हिंदी काव्य के विकास की महागाथा कहा है। उसके बाद आपको पैराग्राफ को चेंज करना है एंड लिखना है, प्रस्तुत कविता में कवि निराला जी अपनी निराशा और हताशा को सूखते हुए झरने के रूपक द्वारा हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। यानी कवि का जीवन कैसा हो गया है, एकदम सूखे हुए झरने की तरह हो गया है, जिसमें केवल निराशा और हताशा बचा हुआ है। वे लिखते हैं कि मेरे जीवन में बहने वाला प्रेम का झरना बह चुका है, अर्थात वह अब सूख चुका है। मेरा स्नेहहीन जीवन अब झरने के किनारे बच रहे रेत के समान हो गया है। कवि अपने प्राण तत्व के छिन्न हो जाने पर शरीर के निरर्थक शुष्क रेत के समान पाता है। आगे की पंक्तियाँ में कवि अपने जीवन की तुलना एक आम की सूखी डाली से करता हुआ कहता है कि आम की यह सूखी डाली जो मुझे दिख रही है, वह मानो मुझसे कह रही है, अब मेरे निकट कोयल या मोर नहीं आते। मैं एक ऐसी पंक्ति के समान हूँ जो कि निरर्थक है, जिसमें कोई अर्थ ही नहीं है। सच्चाई तो यह है कि मेरा जीवन व्यर्थ हो गया है, ऐसा कवि कह रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको लिखना है दो शब्दों का स्थान छोड़ते हुए, कविवर निराला अपने जीवन को 3 प्रतीकों द्वारा स्पष्ट करते हैं। पहला बिंब निर्झर का, कवि के भीतर जो प्राण शक्ति थी वह बह चुकी है। निर्झर यानी झरना होता है, अब उसका शरीर सूखे निरर्थक रेत के समान रह गया है, यानी कि झरना के बह जाने के बाद जो वहाँ पे सूखा रेत रह जाता है उसके समान कवि का जीवन व्यर्थ हो गया है, कवि ऐसा कहते हैं। और दूसरा बिंब हम देख सकते हैं आम की सूखी टहनी का, जिससे कवि खुद की तुलना करते हैं कि मैं कैसा हो गया हूँ, कि आम की सूखी टहनी की तरह मैं हो गया हूँ, जिसके पास कोई कोयल या मोर नहीं आते, जो कि अकेली है। तीसरा बिंब एक निरर्थक पंक्ति है जिसका कोई अर्थ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको लिखना है दो शब्दों का स्थान छोड़ते हुए, प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर निराला जी अपने जीवन की असफलताओं के बावजूद यह विश्वास दिलाते हैं कि उसकी रचना शक्ति अभी भी जीवित है। यानी कवि ने अब तक जो भी रचनाएं की है, जो भी सृजन किया है, वो सभी अभी भी जीवित है। कवि कहते हैं कि मैंने संसार को अपना सर्वस्व दिया है और उस दान में ही उसका गौरव है। सूखी हुई आम की टहनी कहती है कि मैंने जीवन भर अपनी समृद्धि से संसार को चकित किया है और ललचाया है। कवि का मानना है कि आम की टहनी कहती है कि मेरे विकास के वे क्षण अमर हैं, मेरे जीवन का ठाठ ढह गया है, अर्थात ऊपरी चमक दमक नष्ट हो गई है, परंतु मेरी भीतरी रचना शक्ति आज भी अमर है। कवि यहाँ पे ये कह रहा है कि जिस तरीके से आम के पौधे जब हरे थे तो उसने फल दिए, फूल दिए और संसार को समृद्धि प्रदान किया, संसार को चकित किया,
उसी प्रकार कवि कहते हैं कि मैंने भी इस संसार को बहुत कुछ दिया है अपने विकास के क्षणों में और अपनी रचनाओं से चकित किया है इस संसार को। जिस रचना को नहीं भुला सकता ये संसार, वह क्या है, आज भी अमर है उनकी रचना। तो यहाँ कवि ये कह रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो फिर आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना है, कवि प्रस्तुत पंक्तियों में निराशा व्यक्त करता हुआ कहता है कि अब कोई प्रेयसी नदी के किनारे मेरी प्रतीक्षा नहीं करती, अर्थात अब किसी को मेरा इंतजार नहीं रहता है। कोई भी अद्वितीय सुंदरी अब हरी भरी घास पर बैठकर मेरी प्रतीक्षा नहीं करती। कवि कहता है कि अब तो मेरे हृदय पर अमावस का अंधकार छाया हुआ है, अर्थात मैं घने अंधकार में डूबा हुआ हूँ। वह अपनी वास्तविकता पीड़ा को व्यक्त करता हुआ कहता है कि मैं जीवन के इस मोड़ पर आकर पूरी तरह अकेला पड़ गया हूँ, उपेक्षित हो गया हूँ। कवि को इस बात का दुख है कि जिस संसार को उसने इतना कुछ दिया है वही संसार उसे पूरी तरह भुला चुका है। संसार द्वारा दी गई उपेक्षा ने ही कवि को सर्वाधिक आहत किया है। तो फ्रेंड्स इतना आपको लिखना है। उसके बाद हम देखते हैं निष्कर्ष। तो आपको निष्कर्ष का हेडिंग डालना है एंड लिखना है, प्रस्तुत कविता में कवि का विरोधाभास प्रकट होता है। शाश्वत हरेपन से सूखेपन का विरोध अथवा अजस्त्र प्रेम प्रवाह के अनस्तित्व में परिणत हो जाने का विरोध कवि के अंदर हम देख सकते हैं। पूरी कविता में तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। ये कविता मुक्त छंद में लिखी गई प्रतीत होती है, किंतु इसमें लय और संगीतात्मकता देखी जा सकती है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपने बोर्ड परीक्षा में इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। और फ्रेंड्स अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने ये प्रश्न आपको करवा दिया, स्नेह निर्झर बह गया है कविता का भावार्थ लिखें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैं इस प्रश्न को नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, जागो फिर एक बार कविता का भावार्थ कैसे लिखना है। और मैंने ये पढ़ा दिया है आप लोगों को राम की शक्ति पूजा, ठीक है। ये आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एंड साथ ही साथ अश्वत्थामा का चरित्रांकन करें, इस प्रश्न का उत्तर भी मैंने बता दिया है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मैं इस क्वेश्चन को भी नेक्स्ट वीडियो में कवर कराने की कोशिश करूंगी। और अश्वत्थामा का चरित्रांकन करें, ये प्रश्न भी मैंने करवा दिया है और मैंने इस प्रश्न को भी करवा दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। युत्सु का चरित्र चित्रण लिखें, मोस्ट पीवीआई जो है उसी प्रश्नों को, जो कि एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, उसी प्रश्नों को हम यहाँ पे करवा रहे हैं। और कुछ और है जो इम्पोर्टेंट लगते हैं उसे भी मैं यहाँ पे कवर करवाऊंगी आप लोग। तो फ्रेंड्स अगर आप हिंदी साहित्य और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, इस चैनल पे पूरी वीडियो जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट होगा वो सभी आपको यहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।